सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर टॉपिक ऑफ लिथोस्फीयर। यहाँ पर हमने आपका लिथोस्फीयर का टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। एंड लिथोस्फीयर जो है वो आपका एक सॉलिड पोर्शन है। लिथोस का मीनिंग क्या होता है, यहाँ से आप इसका मीनिंग भी देख सकते हैं। इन द ग्रीक लैंग्वेज द वर्ड लिथोस मीन्स स्टोन। इसका क्या मीनिंग होता है, स्टोन मीनिंग होता है। ठीक है, सो ये एक हार्ड रॉक सरफेस है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है जहां पर ह्यूमन हैबिटेशन रह सकता है, जहां पर आप देखते हैं कि सॉइल की प्रेजेंस है, बिकॉज ऑफ विच मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव। आप प्लांट्स ग्रो करते हैं, यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, एंड अल्टीमेटली यू सी दैट ऑल the physical elements and the cultural elements which exist in the environment वो दोनों के दोनों interact करते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर में ही पॉसिबल है इंटरेक्शन, बिकॉज दिस इज द ओनली सरफेस जहां पर आप देखेंगे ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं, आपको वेजिटेशन, प्लांट्स, एवरीथिंग यू विल फाइंड ओवर हियर। सो अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स विल बी इंटरेक्टिंग विद दिस लिथोस्फीयर। कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, लैंड मास आपका नेचुरल फीचर है, ह्यूमन मेड फीचर नहीं है, राइट? इट इज योर फिजिकल फीचर। लैंड मास ऑलरेडी अवेलेबल थे, स्लोली एंड ग्रेजुअली लोगों ने क्या करा, अपना अपना पीस ऑफ लैंड मास डिसाइड कर लिया। ये लैंड मास मेरा है, क्योंकि मैं यहाँ पर पहले आ गया तो ये जमीन मेरी हो गई। इस तरीके से लोगों ने धीरे धीरे लैंड को अपना बनाने लगे। ठीक है, फिर आप स्लोली ग्रेजुअली यू सॉ हाउ पीपल स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग, उस पर लोगों ने किस तरीके से बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दी, है ना? Then also we saw how people started growing things over that landmass, उस particular lithospheric surface पर ही कैसे लोगों ने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन की शुरुआत हो गई एंड पीपल स्टार्टेड अर्निंग, और लोगों की कमाई होने लगी। सो दिस इज हाउ यू सी दैट किस तरीके से ह्यूमन बींग्स एनवायरमेंट में इंटरेक्शन करते हैं। एनवायरमेंट में जो आपके नेचुरल फीचर्स है, नेचुरल एलिमेंट्स हैं, उन नेचुरल एलिमेंट्स के साथ में ह्यूमंस का कनेक्शन कैसा है, उनकी रिलेशनशिप कैसी है। नेचुरल एनवायरमेंट में जो भी हमें नेचुरल फीचर्स मिलते हैं वो कैसे ह्यूमन बींग्स को हेल्प करते हैं, एंड इन रिटर्न ह्यूमन बींग्स कैसे उनकी मदद कर रहे हैं, उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। लैंड यूटिलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किस तरीके से अपने लैंड को यूटिलाइज करते हैं। बिकॉज आपको पता है लैंड तो एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में आपको लैंड मिलेगा, बट पॉपुलेशन आपको पता है कितना रैपिडली इंक्रीज हो रही है। द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वेरी वेरी रैपिडली, एंड एवरी पीपल नीड्स अ पीस ऑफ लैंड, और हर इंसान को एक पीस ऑफ लैंड चाहिए जहां पर वो रह सके। ठीक है, so with this we complete your lithosphere and now we will be moving ahead with hydrosphere। अब हम आपके आगे नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं, दैट इज योर हाइड्रोस्फीयर। and you can see here what is the meaning of the word hudor। hudor means water। ठीक है, hudor का मतलब होता है water। so we will be beginning with hydrosphere today। all right, so this is your hydrosphere। okay, द अर्थ इज कॉल्ड एज द ब्लू प्लैनेट। आपको पता है कि हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं, दैट वी कॉल आवर अर्थ एज अ ब्लू प्लैनेट। इसको ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है, बिकॉज जब हम अर्थ को देखते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन जो है अर्थ सरफेस का वो आपको एज अ ब्लू कलर दिखाई देता है, जो कि इंडिकेट करता है द प्रेजेंस ऑफ वाटर, बिकॉज इट इज द कलर ऑफ वाटर। ब्लू हमेशा आप देखेंगे जहां भी आपको ब्लू कलर मिलेगा मैप्स में, यू विल फाइंड दैट समवेयर ये पानी है, यहाँ पर आपको पानी ही पानी है। ठीक है, पानी मिल रहा है। ऑल्सो इन द प्रीवियस चैप्टर दैट वी डिड, दैट इज योर मैप्स, उस मैप्स में हम सिंबल्स पढ़ के आए हैं, तो वहां पर भी आपने अगर नोटिस करा हो, तो जब हम रिवर्स की बात कर रहे हैं या वाटर की बात कर रहे हैं, तो दैट इज indicated with the blue color। so blue color always indicates water। so earth is called as the blue planet। more than 71% of the earth is covered with water and 29% is covered with the land। so आपकी पूरे अर्थ सरफेस का 71% वाटर से कवर्ड है and 29% is covered with land। hydrosphere consists of water in all its forms। also you know that वाटर आपको अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। ठीक है, यू सी दैट वाटर इज अवेलेबल इन द लेक्स, लेक्स में पानी आपको दिखाई देता है। देन यू सी दैट इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ आइस इन ग्लेशियर्स।
ठीक है, बिल्कुल बर्फ की तरह आपको पानी मिलता है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में आपको वाटर मिलेगा, अंडरग्राउंड वाटर्स आपको मिलते हैं, देन यू ऑल्सो सी वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर, राइट। ऑल दिस कंप्राइजेस ऑफ हाइड्रोस्फियर। सो किसी भी फॉर्म में आपको पानी अगर मिलता है, सो दैट इज योर हाइड्रोस्फियर। वो क्या है? वो आपका हाइड्रोस्फियर है। हैव यू एवर सी ग्लेशियर्स? क्या आपने कभी ग्लेशियर्स देखे हैं? ग्लेशियर्स जो हुए बिल्कुल कंप्लीटली फ्रोजन वाटर, इट इज लाइक इतने बड़े बड़े पीसेस ऑफ आइस क्यूब्स। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज इफ आई मेक यू अंडरस्टैंड, आपके घर में जो आप फ्रीजर में आइस क्यूब्स फ्रीज करते हैं, पानी को जब हम फ्रीज करते हैं, सो आइस क्यूब्स बन जाती है। वो जो आइस क्यूब्स है, उन आइस क्यूब्स का अगर आप बड़ा फॉर्म देखते हैं, सो दैट इज योर ग्लेशियर्स। वो क्या हो जाता है? आपका ग्लेशियर्स हो जाता है। आई जस्ट शो यू द पिक्चर ऑफ ग्लेशियर्स। एक बार हम ग्लेशियर्स की पिक्चर देखते हैं कि ग्लेशियर्स कैसे दिखाई देते हैं। दे आर एक्चुअली फ्रोजन रिवर्स। इनको ऐसा बोला जाता है कि ये कंप्लीटली फ्रोजन रिवर्स हैं। सी, द कंप्लीट वाटर इज फ्रीज्ड। और ये आपको कहाँ मिलता है? बहुत हायर लैटिट्यूड रीजन्स में, हायर ऑल्टीट्यूड रीजन्स में, बिल्कुल टॉप ऑफ द माउंटेन, जहां पर पूरा आइस कवर्ड है, स्नो कवर्ड है, वेयर यू विल फाइंड दिस, वहीं आपको ये मिलता है। ठीक है, सो दीज आर द ग्लेशियर्स। आप देखते हैं कि पूरा का पूरा रिवर वाटर जो है, इट इज कंप्लीटली फ्रीज्ड, पूरा वाटर फ्रीज हो जाता है। सी दीज आर योर ग्लेशियर्स। एंड आपने अगर सुना हो, सो दीज ग्लेशियर्स आर एक्चुअली मेल्टिंग नाउडेज। ठीक है, इनका रैपिडली मेल्ट हो रहे हैं ग्लेशियर्स, बहुत तेजी से, बहुत स्पीड में ये ग्लेशियर्स जो है नीचे आ रहे हैं और इनका मेल्ट हो रहे हैं, इनका इनकी। और द रीजन वाई दे आर मेल्टिंग इज बिकॉज द अर्थ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। जो हमारी अर्थ सरफेस है, इसका जो एक एवरेज टेम्परेचर हुआ करता था, वो बहुत ज्यादा राइज हो गया है, बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। इतना सारा व्हीकल्स आप देखते हैं, नंबर ऑफ व्हीकल्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग एवरी डे, एंड देयरफॉर pollution, very high level of pollution, because of that ग्लोबल टेम्परेचर्स आर राइजिंग। आपने देखा होगा कितनी तेज गर्मी पड़ने लगी है। द समर्स आर वेरी हॉट, द टेम्परेचर एक्चुअली रीचेस अप टू 50 डिग्रीज एट टाइम्स। इतना ज्यादा टेम्परेचर रीच कर जाता है। जब इतना तेज गर्मी होगी, इतने हैवी टेम्परेचर्स, हाई टेम्परेचर्स होंगे, तो ये जो ग्लेशियर्स हैं, इनकी मेल्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। एंड दीज ग्लेशियर्स स्टार्ट मेल्टिंग, और जब ये ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, तो रिवर्स में आके पानी आता है, बिकॉज सोर्स ऑफ वाटर फॉर रिवर्स इज दीज ग्लेशियर्स, स्नो कवर्ड माउंटेन्स। जहां पर बर्फ है, वहीं से तो रिवर्स को पानी मिलेगा, बिकॉज रिवर्स कहाँ से आ रही है? माउंटेन से आती है। तो माउंटेन्स पर क्योंकि ऊपर स्नो कवर्ड है, वो जब स्नो मेल्ट करने लगेगी, सो रिवर्स में क्या है? पानी आने लगता है। अब क्योंकि ग्लेशियर्स इतना ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर्स, टेम्परेचर इतने इंक्रीज हो चुके हैं, उसकी वजह से इन ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो रही है। तो जब रिवर में इनका वाटर फ्लो होता है, सो द वाटर फ्लो इन द रिवर ऑल्सो इंक्रीजेस। जो रिवर में पानी का वॉल्यूम होता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। एंड दैट इज वाई अभी देखते हैं कि ऐसे कई सारे पोर्शंस हैं हमारी कंट्री के, ऐसे कई सारे हिस्से हैं जहां पर एट टाइम्स यू विल सी फ्लड्स आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि रिवर पानी लेकर के आ रही है और उसमें ओवरफ्लो हो चुका है इन ग्लेशियर्स के मेल्टिंग होने की वजह से, वहां पर फ्लड्स आ जाते हैं, इतना हैवी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ऑल्सो साइमल्टेनियसली वी सी दैट द sea level also rises, because ultimately जो आपकी रिवर है, वो कहाँ जाके ड्रेन करेगी सारा पानी? रिवर सी के अंदर। तो जो सी लेवल होता है, वो भी आपका राइज करने लगता है। तो ये पूरी की पूरी एक आपकी साइकिल होती है, पूरी चेन रिएक्शंस हैं ये सारे के सारे। दैट इज वाई बोला जाता है कि आप पोल्यूशन कम करें, एयर पोल्यूशन कम करें, बिकॉज उससे आप देखते हैं कि अर्थ के जो टेम्परेचर्स हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं, द टेम्परेचर्स आर इंक्रीजिंग, एंड देयरफॉर हमारे जो ये ग्लेशियर्स हैं, जो कि कंप्लीटली अभी फ्रीज्ड हैं, वो मेल्ट होना स्टार्ट कर गए हैं, दे आर मेल्टिंग। ठीक है, ये मेल्ट हो रहे हैं। ऑलराइट, सो these we talked about the water, हमने वाटर के बारे में बात कर रहे हैं।
वेयर बाय वी आर लुकिंग एट कि वाटर किस किस फॉर्म में अवेलेबल है। आपको लेक्स में पानी मिलता है, आइस की फॉर्म में आपको वाटर मिलेगा, अंडरग्राउंड वाटर है, वाटर वेपर इज अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर। ऑल दिस इज योर हाइड्रोस्फीयर। More than 97% of the Earth's water is found in the oceans and it is too salty for human use. So अगर हम percentage of water देखें जो कि ह्यूमन के लिए अवेलेबल है, जिसको ह्यूमन यूटिलाइज कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है, सो दैट परसेंटेज इज वेरी वेरी लेस, वो बहुत ज्यादा कम है। इट इज ओनली 0.03%। अगर आप यहाँ देखें, सो इट इज 0.03% फ्रेश वाटर। सो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0.03% फ्रेश वाटर अवेलेबल है, विच इज एक्चुअली फिट फॉर यूज, जिसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द वाटर इज नॉट यूजेबल फॉर ह्यूमंस, बिकॉज बाकी जितना भी पोर्शन है वाटर का, जितना भी आपको दिखाई देता है, वो बहुत ज्यादा सॉल्टी है। इट इज टू सॉल्टी एंड यू कैन नॉट ड्रिंक सॉल्टी वाटर। कैन यू ड्रिंक सॉल्टी वाटर? क्या आप नमक का पानी पी सकते हैं? नो, the human body won't be accepting it. It needs fresh water. So fresh water का अमाउंट, फ्रेश वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है, अवेलेबल बहुत कम है, ठीक है। एंड आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उन 7 कॉन्टिनेंट्स में इतनी सारी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज में इतनी सारी पॉपुलेशन है, एंड एवरी वन नीड्स वाटर। पानी किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। दैट इज वाई बार बार ये बोला जाता है, सेव वाटर। गवर्नमेंट इतने सारे इनिशिएटिव्स निकालती है, इतनी सारी स्कीम्स निकालती है ना। जल ही जीवन है, बहुत सारे आप देखते हैं ऐसे ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स निकालेंगी, पॉलिसीज निकालते हैं, सो दैट वाटर का कंजर्वेशन करा जा सके, वाटर को बचाया जा सके। अल्टीमेटली ये क्या है? ये भी तो एक नेचुरल रिसोर्स है। कैन ह्यूमन क्रिएट वाटर? क्या ह्यूमन मेड है वाटर? नो, इट इज अगेन अ नेचुरल रिसोर्स। ये नेचुरल रिसोर्स है, इट इज अ gift of nature, right? A large portion of the rest of the world is in the form of ice sheets and glaciers or underground, and a very small percentage is available as fresh water for human use. So human के यूज के लिए बहुत ही कम परसेंटेज, बहुत ही कम मात्रा के अंदर आप कह सकते हैं फ्रेश वाटर अवेलेबल है, जिसे ह्यूमन बींग्स को यूज करना है, ठीक है। दैट इज वाई बार बार ये बोला जाता है कि आप वाटर को सेव करें, यू शुड सेव वाटर। ओके, नाउ वी कम टू योर नेक्स्ट पेज। सो वी हैव डन दिस पेज, हमने वाला पेज आपको कंप्लीट कर लिया है। Hence, despite being a blue planet, we face shortage of water. So, in spite of the fact कि हम हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोल रहे हैं, there is a lot of water available, इतना सारा पानी है, 97% of the water है, लेकिन उस वाटर का जो फॉर्म है that is not usable, वो यूजेबल नहीं है, वो सॉल्टी वाटर है, ठीक है। ओके, सो वाटर की फॉर्म में आप देखते हैं कि आपको ओशंस दिखाई देते हैं। देयर आर वेरियस ओशंस इन आवर कंट्री। हमारे पूरी वर्ल्ड में आपको बहुत सारे ओशंस देखने को मिलते हैं। एंड द ओशंस जो है, दीज आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ऑल द ओशंस आर इंटरकनेक्टेड। जितने भी ओशंस हैं वो सारे के सारे ओशंस आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। बीच बीच में आपके लैंड मासेस आ गए हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि एक वाटर बॉडी, ये एक वाटर बॉडी इधर है, एक वाटर बॉडी इधर है। अदरवाइज पूरी दुनिया के जितना भी पानी है वो आपस में कनेक्टेड है। ऑल द वाटर दैट इज अवेलेबल ऑन द अर्थ सरफेस इज कनेक्टेड, दे आर इंटरकनेक्टेड। The ocean waters are always moving. You know this thing that water जो है वो हमेशा मूव करता है, डायनेमिक है, वाटर कभी स्टैटिक नहीं रहता है, इट ऑलवेज कीप्स ऑन मूविंग, है ना। The three chief movements of ocean waters are the waves, the tides and the ocean currents. तो ये 3 मूवमेंट होते हैं ओशन के। These are the 3 movements of ocean water. जब भी आप देखेंगे कि ओशंस के पास जब आप जाते हैं या सीज के पास आप जाएंगे, यू विल फाइंड दीज 3 मूवमेंट्स। आपको ये 3 मूवमेंट मिलते हैं वाटर के।
The first movement is your waves. You will find the waves. ठीक है? Then you will find the tides as well, and you will find ocean currents also. So ये तीन movement है ocean water के. वाटर क्योंकि कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, लिक्विड फॉर्म में है, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड. जहां सॉलिड में है दैट इज योर आइस कैप, वो स्नो कवर्ड माउंटेन रेंजेस में है. लेकिन ओशंस के अंदर आप देखते हैं वाटर लिक्विड फॉर्म में है ना. एंड ऑल्सो यू नो कि हमारी जो अर्थ है उसका वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन हो रहा है उसकी एक्सिस पर. अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस. सो क्योंकि आपकी अर्थ मूव कर रही है, सो जो वाटर है वो भी उसके साथ साथ मूव करेगा, राइट. सो यू फाइंड दैट देयर आर थ्री मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर. फर्स्ट इज योर वेव, second is your tides, and then you have ocean currents. The five major oceans are, कौन कौन से five major oceans हैं? बहुत बड़ी huge water body is called as ocean. So the five major oceans are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, and Arctic Ocean in order of their size. That means सबसे बड़ा आपका है Pacific Ocean. The biggest ocean that you have in the world is your Pacific Ocean. बहुत बहुत huge area cover करता है. Then we have Atlantic Ocean, फिर आपका Atlantic Ocean आता है. Then third number पे it is your Indian Ocean, and this is the only ocean. अभी हम आगे पढ़ेंगे. It is very interesting to note that Indian Ocean एक ऐसा ocean है जिसका नाम हमारी कंट्री पर रखा गया, हमारी कंट्री के ऊपर इसका नाम रखा गया है. ठीक है. Then we have Southern Ocean, and then we have the Arctic Ocean. आप इनको मैप में देखें, just have a look in the map. इनकी लोकेशन कहाँ है, where are they located in the map? So have a look here. Check out where is Pacific Ocean, where is Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, Arctic Ocean. See, this is your first Pacific Ocean. ठीक है, Pacific Ocean. Then second is your Atlantic Ocean. Then third is Indian Ocean. Fourth is Southern Ocean. And then you have is Arctic Ocean. Again, Arctic Ocean जो है तो completely वहां आपको स्नो मिलती है, आइस कवर्ड, आइस शीट्स मिलेंगी वहां पर. ठीक है. So these are your five major oceans that you can see in the world. ये पांच major oceans हैं जो कि हमें visible है. Now we will be reading about them one by one. इनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. Okay, so we start with Pacific Ocean. Pacific Ocean एक largest ocean है, बहुत बड़ा ocean है. It is spread over 1/3 of the earth. पूरे अर्थ सरफेस का इसने 1/3 पोर्शन कवर कर रखा है, पूरी अर्थ सरफेस का. ठीक है. Then Mariana Trench, which is the deepest part of the earth. पूरे अर्थ का सबसे deepest point जो है, that is your Mariana Trench. It lies in the Pacific Ocean. The Pacific Ocean is almost circular in shape. कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं जो उसको सराउंड करते हैं? इट इज एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड. सो दीज आर द कॉन्टिनेंट्स जो कि आपके पैसिफिक ओशन के आसपास में दिखाई देंगे. लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट अराउंड द पैसिफिक ओशन. आप मैप को देखें और इन कॉन्टिनेंट्स की लोकेशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि पैसिफिक ओशन के आसपास में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं. देन वी कम सेकेंड टू अटलांटिक ओशन. ठीक है. सेकेंड इज योर अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन आपका सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है दुनिया का. ये एक एस शेप्ड ओशन है. दैट मीन्स कि इसका आप जब लोकेशन देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एस शेप का है. एस शेप मीन्स योर अल्फाबेट एस. ठीक है. तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, दिस इज योर अटलांटिक ओशन और यहाँ पर आपको एक एस शेप दिखाई देगी. दिस इज एस. ठीक है. तो ये एस शेप ओशन है. All right. It is S-shaped. It is flanked by North and South Americas on the western side and Europe and Africa on the eastern side.
सो आप देख सकते हैं कि आपके एटलांटिक ओशन के वेस्ट में कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं, ईस्ट में कौन से कॉन्टिनेंट आते हैं। ईस्ट में आप देख रहे हैं अफ्रीका है और यूरोप है, एंड वेस्ट में आप देख सकते हैं इट इज योर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, सो ईस्ट में इट इज अफ्रीका एंड यूरोप, वेस्ट में इट इज योर नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। All right. The coastline of the Atlantic Ocean is highly indented. Indented coastline का meaning होता है कि जो आपकी coastline होती है, that the boundary which is close to the water body, है ना, पूरे आपके landmass का जो boundary होता है, that boundary is close to the water body, it is called as coastline. उसे coastline बोला जाता है। और अगर वो coastline irregular होती है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, तो इसे बोला जाता है indented. What do we call it? इसको बोलते हैं इंडेंटेड कोस्ट लाइन। ओके, एंड एटलांटिक ओशन की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ज्यादा इंडेंटेड है, एंड दिस इज वेरी वेरी बेनिफिशियल लोकेशन बिकॉज यहाँ पर आपको नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स बनाने में बहुत इजी होता है। यू कैन इजीली develop, you can easily construct over here the ports and the natural harbors because आपको ट्रेड करना होता है, and for trading purpose you need port. water means के थ्रू जब हम ट्रेड करते हैं, when we trade through the means of water, water means के थ्रू जब हम ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते हैं तो आपको पोर्ट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, वी नीड पोर्ट फैसिलिटीज। सो फॉर दैट मैटर आप देखेंगे कि यहाँ पर नेचुरल हार्बर्स कंस्ट्रक्ट करे जा सकते हैं, पोर्ट्स बनाए जा सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है इस लोकेशन के लिए। एंड दिस इज वन ऑफ द बिजिएस्ट पॉइंट। ये अगर आप देखें तो ये एक ऐसा बिजिएस्ट रूट है, एटलांटिक ओशन का जो ये रूट है, दिस इज वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट्स ऑफ द ओशंस। यहाँ पर इतना ट्रेड करा जाता है, इतनी सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती है। अ नंबर ऑफ शिप्स क्रॉस इट एवरी डे। बहुत सारी शिप्स जो है वो इसको क्रॉस करती है, बिकॉज यहाँ देखो दिस इज द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन है और ये काफी ज्यादा इरेग्युलर है। इफ यू चेक आउट ओवर हियर इट इज वेरी इरेग्युलर। ऑल्सो नॉर्थ अमेरिका की यहाँ कोस्ट लाइन देखो कितनी ज्यादा इरेग्युलर कोस्ट लाइन है। ठीक है, सो ये अटलांटिक ओशन की तरफ आ रहे हैं, दीज कोस्ट लाइंस आर फेसिंग अटलांटिक ओशन, दैट इज व्हाई यहाँ पर यू विल फाइंड मेनी मेनी पोर्ट्स अवेलेबल, नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और ये जो पूरा आपका अटलांटिक ओशन का रूट है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट रूट्स। यहाँ पर इतना ट्रेड करा जाता है बिकॉज यूरोप से भी आप देखते हैं काफी सारे शिप्स हैं जो यहीं से ट्रैवल करके हमारी कंट्री में आती है या अफ्रीका के अंदर जाएंगे। ठीक है, या फिर ऐसे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में ट्रेड होना है, नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका के बीच में ट्रेड होता है, साउथ अमेरिका अफ्रीका के बीच में ट्रेड है। सो दिस इज वन ऑफ द बिजिएस्ट रूट्स, कमर्शियल बहुत ज्यादा बिजी रूट है ये। So we covered your Atlantic Ocean also. Now we come to Indian Ocean. Indian Ocean is the only ocean which is named after a country, that is India. The shape of ocean is almost triangular. In the north, it is bounded by Asia, in the west Africa and in the east Australia. तो आपको पता है कि हमारा इंडियन ओशन जो है वो हमारी कंट्री के बिल्कुल नीचे है। इट इज एक्चुअली कंप्लीटली डाउन टुवर्ड्स आवर कंट्री, हमारी कंट्री के बिल्कुल साउथ में ये आता है। सी दिस इज द लोकेशन ऑफ इंडियन ओशन, यू कैन सी ओवर हियर। ये क्या है, ये आपका इंडियन ओशन की लोकेशन है। सो इंडियन ओशन के आप देखो नॉर्थ में आपके एशिया आ रहा है, दिस इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशन। देन इट इज इन द वेस्ट अफ्रीका, अफ्रीका आपके वेस्ट है इंडियन ओशन के, और ईस्ट में आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया आता है इंडियन ओशन। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। द सदर्न ओशन encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 degrees and south latitude. So आप देखते हैं सदर्न ओशन बिल्कुल आपके नीचे है, एंटार्क्टिका के पास में है, और कहां तक एक्सटेंड होता है, नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड। दैट मींस जो आपके सदर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड्स है वहां तक ये एक्सटेंड होता है, 60 डिग्रीज तक ये एक्सटेंड हो रहा है। 60 डिग्रीज का क्या मीनिंग हो गया, से दिस इज योर 60 डिग्रीज, यहाँ पर देखो 60 डिग्रीज है तो आपका सदर्न ओशन जो है वो 60 डिग्रीज तक एक्सटेंड होता है। ठीक है, इट इज एक्सटेंडिंग अप टू 60 डिग्रीज सदर्न हेमिस्फीयर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डायरेक्शन जरूर बताएं कि वो साउथ है या वो नॉर्थ है। सो वी आर टॉकिंग फॉर सदर्न हेमिस्फीयर।
आर्कटिक ओशन लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल आपको पता है नॉर्थ में आपके आर्कटिक सर्कल आता है and it surrounds the North Pole. It is connected with the Pacific Ocean by a very narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. So that is why ऊपर हम डिफरेंस करके आए हैं isthmus और स्ट्रेट के बीच में. Okay, so आर्कटिक ओशन जो है वो आपका पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है and it is connected by a very narrow stretch of shallow water. एक narrow stretch of shallow water से connected है जिसे बोला जाता है बेरिंग स्ट्रेट and it is bounded by northern coast of North America and Eurasia. ठीक है. सो आर्कटिक ओशन जो है आर्कटिक ओशन के आसपास में कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं? आर्कटिक ओशन के पास में आप देख सकते हैं इट इज योर यूरोप एंड एशिया. एशिया का भी कुछ पोर्शन है जो आर्कटिक ओशन को टच करता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूरेशिया. ये जो पूरा आपका रीजन है इसे यूरेशिया बोला जाता है. यूरोप प्लस एशिया इज कॉल्ड एज यूरेशिया. ठीक है. नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप प्लस एशिया विच इज कॉल्ड एज यूरेशिया. ये वाला जो रीजन है ये आपका आर्कटिक ओशन को टच करता है. आर्कटिक ओशन आपका नॉर्थ पोल्स की तरफ आता है. पूरा का पूरा फ्रिजिड जोन की तरफ आएगा ये. ठीक है. आर्कटिक सर्कल के यहाँ पर ये लाई करता है. हमने डिफरेंट सर्कल्स पढ़े थे, लैटिट्यूड्स पढ़े थे. वी रेड अबाउट योर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हमने स्टडी करे थे आपके. आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सो आर्कटिक सर्कल जहां पर लाई करता है बस वही आपका आर्कटिक ओशन आता है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड योर हाइड्रोस्फीयर टॉपिक ऑल्सो. हमने हाइड्रोस्फीयर का टॉपिक भी आपका कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप दैट इट इज वेरी मच क्लियर टू यू. कौन से ओशन बॉडीज हैं, कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं. 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे पास में और 5 ओशन बॉडीज है. वी हैव 5 ओशन बॉडीज एंड 7 कॉन्टिनेंट्स. ओके, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ईच एंड एवरीथिंग लाइन वाइज. हमने पूरा इसको समझा है. ऑल राइट, so we have covered this. Also I have asked you to find out this name the strait between India and Sri Lanka. India और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है इस स्ट्रेट का एक नाम है और ये नाम आपको फाइंड आउट करना है. दिस इज योर होमवर्क. ओके, सो विद दिस वी एंड आवर टुडेज लेक्चर. आज का हम लेक्चर एंड करते हैं. I hope that you are able to understand the 2 portions that we have done completely, lithosphere and hydrosphere. Okay. In the next lecture, we will be continuing with the chapter and we will finish up. We'll do the exercise questions given in the back. Okay. And we'll quickly revise all the pointers that we have covered. Till then, have a good day. Take care. Bye-bye.